मोरा क्लासेस आपका भरोसेमंद साथी। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, आप सभी का स्वागत करते हैं मौर्य क्लासेस में। विद्यार्थी मित्रों, आज हम आपको यहाँ पर 12वीं का में इकोनॉमिक्स पढ़ा रहा था, जिसमें मैंने कुछ टॉपिक समझा दिए। आज मैं बताने जा रहा हूँ बेटा आपको और भी बहुत सारी बढ़िया टॉपिक्स। एक एक चीज को समझाऊंगा, डिटेल में समझाऊंगा, आप लोग खाली पढ़ते रहिए बस। ठीक है, अगर कोई पॉइंट समझ में ना आए तो ऑन द स्पॉट आप मुझे पूछ सकते हो। आज का टॉपिक का नाम क्या है? आकृति एवं आलेख बनाते समय ध्यान में रखने वाले योग्य बातें। इंपॉर्टेंट है बेटा, 3 मार्क्स में या तो 2 मार्क्स में क्वेश्चन पूछेंगे तो आपको आना चाहिए। हम आकृति और आलेख जब भी बनाते हैं उसमें कुछ नियमों को ध्यान में रखना पड़ता है बेटा। ये नियम इसीलिए होते हैं ताकि जो भी जानकारी है वह एकदम स्पष्ट हो, सही हो और आसानी से समझ में आ जाए। ऐसी सारी यही सब बातें हमें इसमें ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए एक एक करके। पहला पॉइंट क्या लिखा होगा? पहला पॉइंट लिखा है कि आकृति और आलेख के प्रकार की पसंदगी एवं प्रस्तुतिकरण करना। इसका मतलब क्या होगा कि कहने का मतलब है कोई भी डायग्राम बनाने से पहले यह तय करो कौन सा डायग्राम बनेगा। मतलब कोई भी आलेख या आकृति बनाने से पहले सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी आकृति सही रहेगी। ठीक है, यही चीजें आप लिखा। जैसे मान लो अगर हम मुझे 2 सालों के बीच की तुलना करना है तो उसके लिए बार डायग्राम बढ़िया रहेगा, विभाजित स्तंभ आकृति एकदम बढ़िया रहेगा। और अगर मान लो अलग अलग भागों में मतलब बटाव देखना है, ठीक है, जैसे फैमिली के बजट देखना है तो उसके लिए आप पाई चार्ट या तो वृत्तांश आकृति बना सकते हो। ठीक है, तो उसमें से आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कौन सी आकृति मुझे बनानी है। पहले पॉइंट में आपको लिख रहा है कि आकृति और आलेख बनाते समय सबसे पहले आपको ये पसंद करना पड़ेगा, ये तय करना पड़ेगा कि कौन सी आकृति बनाना सही रहेगा। ठीक है बेटा, क्लियर हो गया? क्यों? अगर सही डायग्राम बनाएंगे, सही आकृति आलेख बनाएंगे तो जानकारी को समझना थोड़ा सा आसान हो जाएगा। बोलो बेटा, पहला पॉइंट क्लियर हुआ। दूसरे पॉइंट में क्या लिखा है? स्पष्टता। स्पष्टता का मतलब क्या होता है बेटा? इन्हें आलेख और आकृति ऐसा होना चाहिए कि कोई भी देखे तो तुरंत समझ में आ जाए। बहुत ज्यादा सजावट और उलझन नहीं होना चाहिए, एकदम सिंपल और बेस्ट होना चाहिए। यानी जब भी आप कोई भी चित्र बनाओ या उसकी प्रस्तुतिकरण, वो एकदम स्पष्ट एवं स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ? स्पष्टता का मतलब होता है एकदम क्लीन होना चाहिए, एकदम ऐसा, मतलब आलेख और आकृति ऐसा होना चाहिए कोई भी देखे ना तो तुरंत जल्दी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तीसरा तीसरा पॉइंट क्या लिखा है बेटा? तीसरा लिखा है निश्चित स्केल माप। यानी अगर हम चित्र में स्केल का उपयोग मतलब इस्तेमाल कर रहे हैं, जैसे 1 सेंटीमीटर बराबर 10 लाख रुपया, ये 1 सेंटीमीटर बराबर 1 स्टूडेंट, जैसे जो स्केल माप है बेटा, वो स्केल माप आपको कंपल्सरी लिखना ही पड़ेगा और स्केल माप आपको फिक्स होना चाहिए। वह स्केल माप मतलब पूरे के पूरे आलेख और आकृति में एक जैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्लियर होगा? यानी स्केल माप आपका क्या होना चाहिए? एकदम फिक्स होना चाहिए। स्केल माप आपको लेना पड़ेगा आकृति और आलेख बनाते समय। ठीक है, एंड पॉइंट नंबर 4, चित्र या आलेख दोनों अक्षों पर विवरण स्पष्ट होना चाहिए। यानी कहने का मतलब बेटा, आकृति हो या आलेख हो, दोनों पक्ष में हमको बेटा उसके विवरण लिखना बहुत जरूरी है। इसे आकृति और आलेख दोनों इतने आसान होने चाहिए कि छोटे बच्चे से लेकर के बड़े लोग भी समझ सकें। जैसे कहने का मतलब, अगर मान लो मैं कोई आलेख बना रहा हूं, ठीक है, तो आलेख बना रहा हूं तो ये एक्स अक्ष होगा, ये एक्स अक्ष होगा और ये वाई अक्ष होगा। ठीक है, तो एक्स अक्ष पे क्या है और वाई अक्ष पे क्या है बेटा, उसके बारे में आपको यहाँ पर कुछ जानकारी लिखनी होगी। ठीक है, पॉइंट नंबर 4 क्लियर। पॉइंट नंबर 5 क्या है? सांख्यिकी जानकारी का स्रोत। इसका मतलब होता है अगर किसी की जानकारी खास तौर पर, जैसे कि जनगणना की रिपोर्ट हो, सरकारी डेटा हो या किताब हो, इससे ली गई हो, तो याद रखना पड़ा ऐसे टाइम पे
अगर हम आलेख और आकृति के नीचे अगर हम लिखते हैं तो उससे विश्वसनीयता क्या होती है, बढ़ती है। कि जानकारी मेंशन करोगे तो लोगों को जल्दी समझ में आएगा भाई किसके बारे में बताया जा रहा है। ठीक है, ये भी क्लियर हुआ। आगे बात करते हैं हम लोग, छठा पॉइंट, सांख्यिकी जानकारी जनगणना जानकारी गणना के आधार पे अलग अलग पद्धति है। यानी अगर जानकारी किसी खास स्रोत, जैसे कि मान लो मतलब जानकारी सही तरीके से इकट्ठा करो, इकट्ठा करके ही डायग्राम बनाना चाहिए। मतलब यहाँ पर क्या लिखा है, सांख्यिकी जानकारी की गणना कैसे करना चाहिए मैडम, सस्पेंस। देखो, जब जानकारी स्वयं स्पष्ट ना हो तो सांख्यिकी की मदद से उसको पहले स्पष्ट करो, उसके आधार पर चित्र बनाया गया, उसकी स्पष्टीकरण का हेतु उपयोग सांख्यिकी साधनों का क्या करना चाहिए, हमें उपयोग करना चाहिए। यानी कहने का मतलब है जानकारी सही तरीके से इकट्ठा करके ही आलेख और आकृति बनाना चाहिए। क्योंकि अगर आपने गलत जानकारी से चित्र बनाया तो मतलब गलत जानकारी यानी गलत डेटा से अगर बनाओगे तो भाई चित्र क्या होगा, आलेख क्या होगा, आपका गलत बनेगा। और मतलब अगर तुमने गलत बनाया तो लोगों को गलत समझ में आएगा। इसीलिए कहते हैं ना, आलेख और आकृति तभी सही होगा जब आपके आंकड़े क्या होंगे, सही होंगे, आपके डेटा क्या होंगे, आपकी जानकारी क्या होगी, सही होगी। तो अगर वो स्पष्ट नहीं है तो पहले उसे स्पष्ट करो बड़ा। ठीक है, तो बड़ा जब एग्जाम में अगर आपसे पूछे आकृति और आलेख बनाते समय ध्यान में रखने वाले मुद्दे, तो कैसे आपको याद रखना है बड़ा, वो सारी चीजें मैं बता दिया हूँ। ठीक है, क्लियर हो बड़ा, याद हो जाएगा बड़ा, क्लियर। चलिए मैं बड़ा आपको यहाँ पे कुछ कीवर्ड दे रहा हूँ, कुछ कीवर्ड दे रहा हूँ, ध्यान से समझना बड़ा। पहला कीवर्ड है बड़ा पसंदगी, पी से बन जाएगा पसंदगी, और दो से बन जाएगा स्पष्टता, स्केल माप, फिर यहाँ दोनों पक्षों का विवरण, और सांख्यिकी जानकारी का स्रोत, और सांख्यिकी जानकारी की गणना के आधार की पद्धति। इस तरीके से 5 6 पॉइंट आप अच्छे से याद कर सकते हो। पहले पॉइंट में क्या करना है, आलेख और आकृति की पसंदगी करना है। दूसरे पॉइंट में स्पष्टता करना है। तीसरे पॉइंट में स्केल माप। चौथे पॉइंट में दोनों अक्षों का विवरण स्पष्ट दर्शाना है। पांचवें में सांख्यिकी जानकारी का स्रोत, और छठे पॉइंट में सांख्यिकी जानकारी की गणना करने की पद्धति। बस इतना अगर अच्छे से कर लेते हो तो आपके सारे के सारे पॉइंट क्या होने एकदम क्लियर हो जाएंगे। अगर शॉर्ट में बताऊं बड़ा, तो शॉर्ट में याद करने की टेक्निक बताऊं बड़ा, हमने क्या बताया, देखो आकृति आलेख बनाते समय सही प्रकार चुनना चाहिए, पहले पॉइंट में। दूसरा, एकदम स्पष्ट और स्वच्छ होना चाहिए। ठीक है, एंड तीसरा, स्केल माप हमेशा क्या होना चाहिए बड़ा, फिक्स होना चाहिए। ठीक है, और जो भी आपका जो भी चीज लिख रहे हो बड़ा, वो एकदम क्या होना चाहिए, एकदम स्पष्ट रूप से दर्शाना होना चाहिए, क्लीन होना चाहिए। और स्रोत मतलब होता है जो भी जानकारी आपने जो भी इकट्ठा किया बड़ा, वो जानकारी क्या होता है, आलेख और आलेख की क्या बताती है, विश्वसनीयता बढ़ाती है। और अगर आपका स्पष्ट जानकारी नहीं है तो पहले उसको स्पष्ट करो, उसके आधार पे आप काम करो, तो क्या होगा, काम हो जाएगा। अब बताओ बड़ा, आकृति और आलेख बनाते समय आप ध्यान में रखने वाले मुद्दे 6 पॉइंट है, याद हो जाएगा बड़ा, क्लियर, पक्का याद हो जाएगा ना। अगर याद हो जाएगा तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बड़ा हम लोग पढ़ेंगे, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। क्या क्वेश्चन लिखा है बड़ा, कि आकृति और आलेख के प्रकार बताइए। 2 नंबर में खाली पूछेंगे, तो खाली इसके नाम पूछेंगे बस। तो नाम देखो, पहला नाम क्या है, चित्राकृति। फिर से मेरे साथ बोलते रहिए, पहला प्रकार क्या है, चित्राकृति। दूसरा क्या है, छुटपुट बिंदु वाली या तो विकर्ण आकृति। अगर ये याद नहीं हो रहा है तो खाली ये याद कर लो। तो पहला है चित्राकृति, दूसरा है विकर्ण आकृति, और तीसरा है बड़ा समय आधारित। समय आधारित याद होता, अगर नहीं हो तो तत्व आधारित रेखाकृति याद कर लो, या तो रेखाकृति याद कर लो या तो समय आधारित याद कर लो, दोनों में से कोई भी याद कर लो चलेगा। फिर तीसरा पॉइंट, चौथा क्या है, वृत्त आकृति। पांचवा स्तंभ आकृति। छठा वृत्तांश आकृति। फिर से बड़ा, चलिए हम एक बार फिर से याद करते हैं बड़ा। चलिए, आकृति के कितने प्रकार है भाई साहब, सर आकृति के 1 2 3 4 5 और 6। सर आकृति के 6 प्रकार हैं। पहला है सर चित्राकृति, दूसरा है विकर्ण आकृति, तीसरा है रेखाकृति, चौथा है वृत्ताकृति, पांचवा है स्तंभ आकृति, छठा है वृत्तांश आकृति। बोलो याद हो जाएगा भाई, याद हो जाएगा, पक्का नाम याद हो जाएगा ना, सच बोल रहे हो ना। चलिए अब बड़ा हम लोग
समय आधारित रेखाकृति के बारे में समझेंगे, स्तंभ आकृति क्या होता है समझेंगे, और वृत्तांश आकृति के बारे में हम लोग डिटेल में समझेंगे। देखो ना, ये सब तो बड़ा नहीं पूछते, लेकिन हाँ इसकी परिभाषा वगैरह एग्जाम में आती है बड़ा, वो हम पूछ लेंगे, ठीक है। जैसे एग्जाम में कैसे पढ़ना है तो वो सारी चीजें हम लोग अगर डिटेल में समझ लेते हैं। जो एग्जाम में इंपॉर्टेंट होगा उसको मैं पहले से बोलूंगा भाई इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारी चीजें को डिस्कस कर रहा हूँ बड़ा, एक एक पॉइंट टू पॉइंट समझाएंगे हम लोग, सारी चीजें आपको समझ में आएगी। अगर आप लोगों को याद हो जाता है क्लास में तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। चलिए अब हम एक एक करके बड़ा सारी चीजें को समझते हैं। चलिए सबसे पहले समझते हैं समय आधारित रेखाकृत क्या होता है बड़ा। समय आधारित मतलब रेखाकृत दो चलों के बीच के संबंध की रेखा उसके ढाल दर्शाती है, उसे कहते हैं समय आधारित। यानी समय आधारित में दो चलों के बीच का क्या होता है, संबंध होता है, एक रेखा के रूप में होता है, उसकी एक ढाल होती है, उस ढाल को हम लोग कहते हैं समय आधारित। जैसे कि उसमें उदाहरण दिया, जैसे मांग रेखा और पूर्ति रेखा को ही कहते हैं, याद रखना बेटा। चलिए एक्स अक्ष पे आपसे एमसीक्यू में पूछ सकते बड़ा, ये सब एमसीक्यू में आता है बड़ा, एमसीक्यू में आता है भाई, पक्का आता है बड़ा। एक्स अक्ष पे क्या दर्शाया जाता है, स्वतंत्र चल। वाई अक्ष पे क्या दर्शाया जाता है, परतंत्र। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू में आता है बड़ा। वाई अक्ष पे क्या दर्शाया जाता है, परतंत्र। एक्स अक्ष पे क्या दर्शाया जाता है, स्वतंत्र चल, ठीक है। चलिए क्या लिखा है, किसी एक चल स्वयं स्पष्ट रुझानों को दर्शाने वाली आकृति अर्थात बार बार उपयोग में ली जाती है, ठीक है। जैसे कि अलग अलग वर्षों की आबादी की संख्या, अलग अलग वर्षों की मुद्रास्फीति का दर, अलग अलग वर्षों की साक्षरता दर, ये सारी चीज हमें कहाँ दर्शाई जाती है, समय आधारित पे दर्शाई जाती है। बस इन्हीं सभी को हम लोग क्या बोलते हैं, इस आकृति को कहते हैं समय आधारित आकृति। यहाँ पर देख सकते हो इस तरीके से रेखा टाइप अगर कोई चीज बने तो समझ जाना वो क्या होगा, हमारा समय आधारित रेखाकृत होता है। क्लियर बड़ा, समझ में आ गया। इस आकृति के लिए बड़ा मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको अलग अलग सवालों के लिए अलग अलग आकृति बनाना सिखाऊंगा बड़ा, ठीक है। अभी सिर्फ हम उसके बारे में जानते हैं कि रेखाकृत क्या होता है, समय आधारित रेखाकृत क्या होता है, वो सारी चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब हम बताने जा रहे हैं बड़ा नेक्स्ट क्या है, स्तंभ आकृति किसे कहते हैं और उसके प्रकार क्या है। चलिए इसे भी समझ लेते हैं। स्तंभ आकृति किसी एक चल के मूल्य की अलग अलग विभागों के बीच में विवरण दर्शाता है, तो उसे हम स्तंभ आकृति कहते हैं। स्तंभ आकृति कहते हैं, स्तंभ आकृति किसी एक चल के मूल्य विविध विभागों के बीच में विवरण दर्शाता हुआ आकृति को स्तंभ आकृति कहा जाता है। उदाहरण अलग अलग समय पर देश की साक्षरता का अनुपात अथवा स्त्री पुरुष की किसी भी एक समय में साक्षरता का अनुपात। देखो आकृति में एक ऊर्ध्वाधर होता है, एक क्षैतिज स्तंभ दर्शाया जाता है बड़ा, ठीक है, एक्स अक्ष एंड वाई अक्ष। प्रत्येक विभाग समय के लिए एक अलग स्तंभ बनाया जाता है, स्तंभ की जैसे ऊंचाई दिया या लंबाई दिया हो या विभाग या समय पे चल मूल्य दर्शाया जाता है, ठीक है बड़ा। यहाँ पर बड़ा अगर आपसे पूछे स्तंभ आकृति वैसे कितने प्रकार होते हैं तो याद रखना स्तंभ आकृति के 3 प्रकार देखने को मिलते हैं। पहला है सरल स्तंभ आकृति, दूसरा है पास पास की स्तंभ आकृति और तीसरा है विभाजित स्तंभ आकृति। क्लियर होगा, फिर से पहला है सरल स्तंभ आकृति, दूसरा है पास पास की स्तंभ आकृति और चौथा तीसरा है विभाजित स्तंभ आकृति। एक एक करके समझते हैं बड़ा। सरल स्तंभ आकृति किसे कहते हैं, सरल स्तंभ आकृति किसी एक प्रकार एक ही आधार जैसे कि प्रदेश, समय काल इत्यादि किसी एक मूल्य को दर्शाता हूं। आकृति अलग अलग प्रदेशों समय काल के लिए मूल्य की तुलना आकर्षक रूप से प्रस्तुत करती है। यानी सरल स्तंभ आकृति मतलब होता है जिसमें एक ही प्रकार की जानकारी दी है। याद रखना सरल स्तंभ आकृति इसी तरीके से बनता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रकार की जानकारी। देखो महीना लिखा है, बिक्री लिखा है, जैसे जनवरी से फरवरी में कितनी बिक्री हुई वो, अप्रैल से मई में कितना बिक्री हुई, मई जून में कितनी बिक्री हुई, जुलाई अगस्त में कितनी बिक्री हुई, सितंबर अक्टूबर में कितनी हुई, नवंबर दिसंबर में कितनी हुई। तो यहाँ पर महीना और बिक्री लिखा हुआ है, तो बस यहाँ पर एक ही प्रकार की जानकारी लिखी हुई है। तो जब एक ही प्रकार की जानकारी हो तब हम उसे सरल स्तंभ आकृति बनाया जाता
है। अब हम बात करेंगे पास पास की स्तंभाकृति क्या होता है। यानी किसी एक आधार पर किसी एक चल को एक से अधिक वर्गों के लिए मूल्य दर्शाता हो। यानी क्वेश्चन एक है लेकिन उसमें दो अलग अलग वर्ग, तो हम उसे क्या कहेंगे, पास पास की स्तंभाकृति। ठीक है, जैसे मान लो समय काल एक ही है लेकिन साक्षरता का एक चल है और दूसरा स्त्री पुरुष के दो वर्ग है। साक्षरता का दर है लेकिन साक्षरता के दर में दो लोग हैं, स्त्री और पुरुष, लड़का और लड़की है। तो ये क्या हो जाएंगे, दो प्रकार के अलग अलग जानकारी है। तो हम उस समय बड़ा कौन सी चीज बनाएंगे, पास पास की स्तंभाकृति। जैसे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पर महीना एक ही, समय काल एक ही, लेकिन विक्रय जो यहाँ पर बड़ा वो अलग अलग दिया। देखो 1 2 3, तो 3 कैटेगरी दिया है। जब 3 कैटेगरी दिया मतलब 2 से ज्यादा कैटेगरी दिया होगा तो हम वहां पर कौन सी आकृति बनाएंगे, तो पास पास की स्तंभ आकृति बनाएंगे। यानी कि वो इस तरीके से बनेगा, देख लो इस तरीके से बनाया जाता है बड़ा। ठीक है, क्लियर हो बड़ा, इस तरीके से बड़ा आपको यहाँ पर पास पास की स्तंभ आकृति बनाई जाएगी। अब हम बात करेंगे विभाजित स्तंभ आकृति क्या होता है बड़ा। जब स्तंभ आकृति के प्रत्येक स्तंभ का मूल एक से अधिक उप विभागों में विभाजन किया जाए तो उसे विभाजित स्तंभ आकृति कहते हैं। जैसे मैं समझाता हूँ, समय काल एक है लेकिन देखो अब क्षेत्र, इसमें देखो समय काल अलग अलग, देखो यानी एक ही मूल्य, मूल्य तो एक ही है बड़ा, विक्रय तो एक ही है लेकिन उसके अलग अलग विभाग, जैसे गांव अलग है, शहर अलग है, भारत अलग है। ठीक है, यहाँ पर अलग अलग कैटेगरी बना दी, तो अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग विभागों को क्या कर दिया, विभाजित कर दिए। तो यहाँ पर जब अलग अलग भागों में विभाजित कर दो तो उसे बोलेंगे विभाजित स्तंभ आकृति कहा जाता है। तो बड़ा इस तरीके से बड़ा विभाजित स्तंभ आकृति बनाया जाता है। ठीक है, टेंशन मत लीजिए, इस सबके बड़ा अलग से एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा जिसमें बड़ा आपको 5 नंबर के आलेख बनाना मैं सिखाऊंगा। तो आप लोगों को टेंशन बिल्कुल भी लेने की जरूरत नहीं है। अब बड़ा मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि भाई स्तंभ आकृति बनाते समय ध्यान में रखने वाले मुद्दे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बड़ा। ठीक है, चलिए सबसे पहले बेटा यहाँ पर पहला पॉइंट क्या लिखा है कि प्रत्येक स्तंभ की जो चौड़ाई है समान होनी चाहिए, क्योंकि स्तंभ की चौड़ाई का कोई मूल्य दर्शाता नहीं है। यानी प्रत्येक स्तंभ की जो चौड़ाई है वो कैसे होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। दूसरा, प्रत्येक स्तंभ की लंबाई और ऊंचाई संबंधित जल के मूल्य के अनुरूप होना चाहिए। मतलब जितना लंबाई और जितना चौड़ाई उसी के आधार पर आपको मूल्य रखना है। तीसरा, प्रत्येक स्तंभ के बीच की जो दूरी है बराबर आकृति वो कैसी होनी चाहिए, एक समान होनी चाहिए। यानी प्रत्येक स्तंभ की जो बीच की दूरी होगी बराबर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा वो डिस्टेंस कैसा होना चाहिए, समान होना चाहिए। जैसे कि मैं एग्जांपल दे रहा हूँ बराबर, जैसे इन दोनों के बीच की जितनी भी दूरी है बराबर डिस्टेंस, ये दोनों कैसा होना चाहिए, एक समान होना चाहिए। ठीक है, सुनना क्या, आगे चौथा पॉइंट क्या है कि भाई एक्स अक्ष पे देखो समान रूप से प्रत्येक स्तंभ में एक्स अक्ष पर सामान्य बिंदु बनाया गया है, दर्शाने वाले परिबलों के आधार कहते हैं। और वाई अक्ष पर क्षैतिज स्तंभ की मदद बनाई जाती है। और आगे देखो क्या लिखा है, ऊर्ध्वाधर स्तंभ में दी गई जानकारी क्रम में बनाया गया है। तो प्रत्येक जानकारी के लिए उद्गम बिंदु से शुरुआत होकर बनाया जाता है। मतलब जब भी आकृति बनाओ बड़ा तो आकृति हमेशा उद्गम बिंदु से बनाया जाता है बेटा, यहाँ से। ठीक है बेटा, फिर यहाँ तक लास्ट में खत्म हो रहा है। तो मतलब उद्गम बिंदु से आपका शुरू, ये उद्गम बिंदु है, यहाँ से आपकी आकृति क्या होती है, शुरू होती है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट है, इसे आपको अच्छे से याद रखना है। कैसे याद रखना है बता देता हूँ। पहला, चलिए पहला पॉइंट बेटा मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से समझना। चलिए पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है सर, पहला पॉइंट ये है कि प्रत्येक स्तंभ की जो चौड़ाई है वो कैसे होना चाहिए, समान होना चाहिए। यानी प्रत्येक स्तंभ की जो चौड़ाई है वो एक समान होनी चाहिए। पहला पॉइंट क्लियर हुआ, प्रत्येक स्तंभ की क्या होना चाहिए, चौड़ाई क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए। चलिए दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, प्रत्येक स्तंभ की लंबाई और चौड़ाई ये क्या होना चाहिए, दोनों की जो दूरी है बेटा वो एकदम सेम होना चाहिए बेटा। ठीक है, उन्हीं के आधार पे हमको क्या करना है, वैल्यू लिखना है। तीसरा, मतलब प्रत्येक स्तंभ के बीच की जो दूरी है बेटा वो दूरी भी कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और चौथे पॉइंट में क्या लिखेंगे, एक्स अक्ष पे समान रूप से परिबल दर्शाए गए हैं और वाई अक्ष पे क्षैतिज रेखा दर्शाए गए हैं। पांचवें में ऊर्ध्वाधर स्तंभ से जानकारी जो क्रम में हमें क्रम में क्या करना चाहिए, बनाना चाहिए बेटा।
इन्हें हमें क्या करना चाहिए, क्रम में बनाना चाहिए। ठीक है, क्लियर। चलिए आगे बात करते बड़ा हम लोग। तो ये आपको बड़ा पांचों पांच पॉइंट यहाँ पर क्लियर हो गया बड़ा। ठीक है, अब हम आपको बताने जा रहे हैं बड़ा वृत्तांश आकृति के बारे में। ठीक है बड़ा, वृत्तांश आकृति किसे कहते हैं। चलिए वृत्तांश आकृति किसे कहते हैं। वृत्तांश का मतलब क्या होता है बड़ा, वृत्त का अंश। क्या होता है, वृत्त का अंश मतलब हिस्से या भाग। एक वृत्त को एक समष्टि मान लिया जाए और जानकारी को वृत्त के भाग करके दर्शाया जाए तो वह वृत्तांश आकृति बनती है। ठीक है, इन्हें जिस जानकारी के लिए विभाजित स्तंभ आकृति बनाई जाती है उसी प्रकार की जानकारी के लिए वृत्तांश आकृति भी बनाई जाती है। विभाजित स्तंभ आकृति क्या होती है, अलग अलग विभागों में क्या होता है, विभाजित किया जाता है। उसी तरीके से सेम अलग अलग विभाग दिए होते हैं, उसमें वृत्तांश आकृति भी बनाई जाती है। और याद रखना, वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है वो 360 से, यानी कुल क्षेत्रफल कितना होता है बेटा, 360 होता है, इतना याद रखना। यानी वृत्तांश आकृति का जो क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है बेटा, इसको याद रखना। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर बड़ा अगर आपको वृत्तांश आकृति की परिभाषा याद रखना है तो यहाँ से यहाँ तक लिख देना बड़ा। इन्हें कुछ जानकारी उप विभागों को वृत्त के अंश के अनुपात में दर्शाया जाता है, तब इस प्रकार की आकृति को वृत्तांश आकृति कहते हैं। फिर से बड़ा क्या लिखा हुआ है, कुछ जानकारी के उप विभागों को वृत्त के अंश के अनुपात में दर्शाया जाता है तो इस प्रकार की आकृति को वृत्तांश आकृति कहते हैं। फिर से, कुछ जानकारी के उप विभागों को, कुछ जानकारी के उप विभागों को, कुछ जानकारी के उप विभागों को वृत्त के अंश के अनुपात में दर्शाया गया हो या अनुपात में दर्शाया जाता है तो इस प्रकार की आकृति को वृत्तांश आकृति कहा जाता है। और वृत्तांश आकृति ज्ञात करने की जो पद्धति बड़ा, जो सूत्र है, एग्जाम में पूछा जाता है कि वृत्तांश आकृति का सूत्र क्या है, संबंधित मूल्य गुणे 360 भागे कुल मूल्य। ये इसको याद रखना बड़ा। ठीक है, इस तरीके से बड़ा इसको बनाया जाता है बड़ा। इसका भी अलग से लेक्चर लेकर फिर मैं आपको समझाऊंगा बड़ा। आगे क्वेश्चन लिखा है बड़ा कि वृत्तांश आकृति बनाते समय ध्यान में रखने वाले मुद्दे बड़ा। ऐसे टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं बड़ा एग्जाम में। क्या याद करने का, सिंपल वे में। सबसे पहले वृत्तांश का कुल क्षेत्रफल 360 होता है। आगे जानकारी को प्रत्येक संबंधित मूल्य के आधार पर वृत्तांश ज्ञात किया जाता है और उसका योग 360 होना चाहिए। तीसरा, यदि किसी दो समय विधि या दो प्रदेश के बीच में तुलना करने के लिए दो वृत्तांश आकृति पास पास बनाई जाती है तो कुल मूल्य के आधार पर वही वृत्त बनाए जाते हैं। छोटे अंक वाली जानकारी के लिए छोटा वृत्त और बड़े अंक वाली जानकारी के लिए बड़ा वृत्त बनाया जाता है। ये 3 पॉइंट इसके याद रखना बड़ा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बड़ा, आलेख के प्रकार। जो एग्जाम में बड़ा खाली पूछेंगे आलेख के प्रकार बताइए, 2 मार्क्स में। कितने मार्क्स में पूछेंगे, 2 मार्क्स में पूछेंगे, तो इसे भी आपको ध्यान से समझना है। पहला क्या है बड़ा, सामयिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख। याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, सामयिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख। दूसरा बड़ा, सतत आवृत्ति वितरण में दर्शाने वाले अलग आलेख, तो जिसमें अलग अलग होते, सतत आवृत्ति वितरण के अलग अलग आलेख होते बड़ा। इसमें पहला है स्तंभ आकृति, दूसरा आवृत्ति बहुकोण, तीसरा है आवृत्ति चक्र, चौथा है संचयी आवृत्ति बहुकोण। फिर इसमें तीसरा पॉइंट लिखा है लघु गुणक आधारित आलेख। यानी कहने का मतलब प्रकार तो सिर्फ मेन तो 3 प्रकार है बड़ा। एक है सामयिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख, दूसरा सतत आवृत्ति वितरण और तीसरा है लघु गुणक आधारित आलेख। अब सतत आवृत्ति वितरण में अलग अलग प्रकार के आलेख हैं, जैसे स्तंभ लेख है, आवृत्ति बहुकोण है, आवृत्ति का वक्र है, संचय आवृत्ति का बहुकोण है। तो इस तरीके से आप लोग को क्या करना है, याद हो जाएगा, पक्का याद हो जाएगा भाई साहब। फिर से, सामयिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख पहला है। सामयिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख क्या है, पहला है। सामयिक श्रेणी के रुझान दर्शाने वाले आलेख क्या है, पहला। दूसरा, सतत आवृत्ति वितरण, और सतत आवृत्ति वितरण में अलग अलग टाइप के क्वेश्चन दिए, इसमें लिखा है स्तंभ लेख, आवृत्ति बहुकोण, फिर उसके बाद है आवृत्ति वक्र और संचय आवृत्ति
बहुकोण और उसके बाद है लघु गुणक। ठीक है, इस तरीके से इतने प्रकार आपको याद रखने। उसके बाद यहाँ पर बाकी के क्वेश्चन बड़ा मैं आपको, जिसमें यहाँ पर लिखा है टेक्नोलॉजी का उपयोग, ये टेक्नोलॉजी का उपयोग बड़ा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा बड़ा। बस आज के लिए इतना ही बड़ा। आलेख और आकृति से रिलेटेड जितने भी सवाल थे बड़ा, वो सारे मैंने आपको समझा दिए हैं। अब आपको अगली वीडियो में बड़ा टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के माध्यम से उपयोग में कैसे लेते हैं, उन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेक्चर के साथ। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण की जय। जय माता दी दोस्तों, राधे राधे।